नमस्कार, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात कोर्ट के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल कर नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस तो दर्ज करवा दिया, लेकिन अब मुंबई सेशंस कोर्ट से उनको ही लताड़ पड़ गई। फिर बात करेंगे लाउडस्पीकर के चक्रव्यूह में फंसी अघाड़ी गैंग की, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से माइक पर अजान से इनकार किए जाने के बाद बड़ा झटका लगा है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री के चक्रकाल में फंसी वामपंथी मीडिया की, जिसे लेकर अग्निहोत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि आतंक के समर्थन में कैसे वामपंथियों ने प्रोपेगेंडा फैलाया। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे मोदी के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान की, जो जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से बौखलाने लगा है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात अपनी मनमानी पर उद्धव सरकार को कोर्ट की फटकार पर करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की इसी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब मुंबई की सेशंस कोर्ट ने दिया है। अदालत ने दंपति की जमानत पर टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने निसंदेह संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को लांघा है, लेकिन केवल अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति ही उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की दंपति की घोषणा का इरादा हिंसक तरीकों से सरकार गिराने का नहीं था। हालांकि उनके बयान दोषपूर्ण हैं, लेकिन वो इतने भी पर्याप्त नहीं है कि उन्हें राजद्रोह के आरोप के दायरे में लाया जा सके। कोर्ट के इस बयान का मतलब साफ है कि जो तर्क राणा दंपति के खिलाफ पेश किए गए हैं, वो राजद्रोह की धारा लगाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने जिस आरोप के तहत राणा दंपति को जेल भिजवाया था, अब उसी आरोप को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब है कि दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 24A यानी राजद्रोह के तहत आरोप नहीं बनते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा पर लगातार मुंबई पुलिस और राज्य सरकार की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि दंपति की ये हरकत वास्तव में राज्य सरकार को चुनौती देने की एक बड़ी साजिश थी। योजना का उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना था और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से उद्धव सरकार को भंग करने की मांग करना था। लेकिन हकीकत तो यह है कि राणा दंपति ने केवल मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान करने भर से ही उद्धव सरकार और प्रशासन ऐसे तिलमिला गए कि दंपति के घर के बाहर हंगामा मचाना और उसके बाद इस मामले में नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का केस लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया गया। ये सवाल उद्धव ठाकरे से लगातार पूछा जा रहा है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई की जाए। सड़क पर नमाज पढ़ने पर कभी आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन जब हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान नवनीत राणा ने किया तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया। अजान के लाउडस्पीकर पर बजने को तो उद्धव ठाकरे ने अपनी चुप्पी से ही समर्थन दे दिया, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। लेकिन अब जिस पावर का गलत इस्तेमाल कर उद्धव ठाकरे ने राणा दंपति पर राजद्रोह का केस दर्ज किया और उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश की, उस पर कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को ही फटकार लगा दी है, जिसके बाद फिर एक बार उद्धव सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। यहां उद्धव ठाकरे को मुंबई की विशेष अदालत ने फटकार लगाई, वहीं लाउडस्पीकर पर उनकी राजनीति का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया। महाराष्ट्र में तो लाउडस्पीकर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर पर काबू पा लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। इसको लेकर पहले ही कानून पास हो चुका है। दरअसल लाउडस्पीकर पर बैन के मामले में यूपी के बदायूं से एसडीएम की ओर से पारित किए गए आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी,
जिसमें अजान के समय गांव की मस्जिद में लाउडस्पीकर या माइक के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई और ये कहा गया कि एसडीएम की ओर से पारित आदेश पूरी तरह से अवैध था और मस्जिद से लाउडस्पीकर बजाए जाने पर रोक उसके मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज कर दी और कहा कि कोई भी धर्म पूजा या इबादत के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। अब यह कानून पास हो गया है कि मस्जिद से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। इस तरह से याचिका स्पष्ट रूप से गलत है, इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। इससे पहले भी 2020 में जब लाउडस्पीकर के मामले में कोर्ट में याचिका डाली गई थी, तब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध सही है क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके लिए कोर्ट ने तर्क दिया था कि लाउडस्पीकर के आने से पहले मस्जिदों से मानव आवाज में अजान दी जाती थी। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है, लेकिन ये बात ना कट्टरपंथियों को समझ आ रही है और ना ही उद्धव सरकार को। यूपी में कई मस्जिदों ने लाउडस्पीकर उतार दिए हैं और योगी की पॉलिसी के तहत बिना किसी विवाद के ये किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में इस मामले को खुद सरकार की ओर से हवा दी जा रही है। कोर्ट की ओर से जो लोग बार बार लाउडस्पीकर के बैन को मौलिक अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं, वो कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बात समझ लें कि लाउडस्पीकर से अजान बजाए जाने को लेकर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो सही है, क्योंकि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और जो उसमें लाउडस्पीकर को बैन किए जाने की मांग उठाई जा रही है, अजान पर रोक लगाने को कोई नहीं कह रहा है। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर पर राजनीति करने वालों के मुंह बंद कर दिए और दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब कर दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने 5 मई की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहले दिल्ली के एफसीसी को बुक किया था, लेकिन कुछ लोगों ने क्लब के प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी दी थी, तो यहां विवेक अग्निहोत्री का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया। फिर अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शिफ्ट कर दिया, लेकिन पीसीआई ने भी स्लॉट उपलब्ध ना होने की बात कहकर बुकिंग कैंसिल कर दी, जिसके बाद पीसीआई के झूठ की अग्निहोत्री ने खुद पोल खोली। ऐसे में बाद में अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को 5 मई के लिए एक होटल में शिफ्ट किया। यहां विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स पर लोगों से बातचीत की और फिल्म को लेकर उनके सवालों के जवाब दिए। अपनी इस बातचीत में अग्निहोत्री ने भारतीय लिबरल मीडिया द्वारा उठाए गए इस्लामोफोबिया के भूत को एक सिरे से खारिज कर दिया। जब से फिल्म रिलीज हुई है, लिबरल मीडिया इसे लगातार इस्लामोफोबिया से जोड़ रहा है और फिल्म को मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाला बता रहा है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इस पर खुलकर बात करते हुए कहा है कि चिंता असल में आतंकवाद को लेकर है। फिल्म में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म में पाकिस्तान या पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म को टेरर फोबिक क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ बात करती है। बात सही भी है, फिजा जैसी फिल्में आतंकवाद पर आधारित थी, लेकिन उन्हें कभी इस्लामोफोबिक नहीं कहा गया। पर यहां जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को दुनिया के सामने लाया गया, तो इस फिल्म को इस्लामोफोबिक बता दिया गया। फिल्म में आतंकवादियों की काली करतूतों को दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद पूरी लिबरल मीडिया बौखलाने लगी है और अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि अगर आप आतंकवादी को सही ठहराते हो तो आप मानवता के मसीहा हैं, लेकिन अगर आप आतंकवाद के खिलाफ बात करते हो तो आप इस्लामोफोबिक हैं। यही विवेक अग्निहोत्री ने भी किया। फिल्म के पहले दृश्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे को दिखाया गया, लेकिन तब लिबरल मीडिया ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अग्निहोत्री ने खुद ये बात बताई कि फिल्म का सबसे अहम प्रोड्यूसर एक मुसलमान है, शायद तभी ये इस्लामोफोबिक है। कुल मिलाकर आतंकवाद का समर्थन करने वाले ये लोग न कभी चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिले और ना ही कभी चाहेंगे। और यही एक वजह है कि आज जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता दुनिया के सामने आई, तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगी है और लिबरल मीडिया ने अपना हिंदू विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने लिबरल गैंग के प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया, तो इस बीच जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले से पाकिस्तान बौखलाने लग गया।
पाकिस्तान में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने बिना और भारत के आंतरिक मुद्दे में दखलंदाजी किए बिना पाकिस्तान की राजनीति पूरी नहीं होती है। कश्मीर का राग पाकिस्तान लगातार अलापता रहा है और हमेशा से ही भारत के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करता आया है। घाटी को सुलगाने वाला पाकिस्तान हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसा करता आया है जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। जम्मू कश्मीर को लेकर जारी हुई परिसीमन रिपोर्ट पर पाकिस्तान अब तिलमिला उठा है। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रभारी राजदूत को समन किया है और कहा है कि वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करता है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने परिसीमन आयोग को जम्मू कश्मीर की विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के लिए सीमाएं निर्धारित करने का काम सौंपा है और 5 मई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए आयोग ने अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय पक्ष को बताया गया है कि पूरी कवायद हास्यास्पद है और इसे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के क्रॉस सेक्शन की ओर से पहले ही खारिज कर दिया गया है। इस कोशिश का मकसद भारत की ओर से केवल 5 अगस्त 2019 के अपने अवैध कार्य को वैधता देना है। अब भारत ने पहले 2019 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था, जिससे पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ है और फिर अब परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए कुल 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। इसके अलावा पीओके के लिए 24 सीटें खाली रखी गई हैं और पाकिस्तान तो हमेशा से ही कश्मीर पर दावा करता आया है, लेकिन केंद्र की ओर से फिर एक बार कश्मीर की काया पलटे जाने के बाद इन भारत विरोधियों को दर्द उठने लगा है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जहां परिसीमन की रिपोर्ट को बीजेपी का राजनीतिक फायदा बता रहे हैं, वहीं पाकिस्तान इसकी आड़ में फिर से भारत के मुसलमानों को बरगलाने लग गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन सभी को यह बता दिया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।